हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया हो। चलिए आज की क्लास में आप सभी को मोस्ट वेलकम है और क्लास स्टार्ट करें इससे पहले कि आप लोग एक बार साउंड को चेक कर लीजिएगा, साउंड क्लियर है या फिर नहीं है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड के लिए फिजिक्स का जो चैप्टर 1 है प्रकाश का परावर्तन, उसके एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। एक बार आप लोग साउंड को भी चेक कर लीजिएगा, साउंड क्लियर है या फिर नहीं है। एक बार साउंड को आप लोग देख लीजिए। चलिए साउंड क्लियर है तो चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो आपका पहला चैप्टर है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रकाश का परावर्तन। तो आप लोग जो देख रहे हैं पहला क्वेश्चन निर्वात में प्रकाश की चाल है। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया और पूछा जाता भी है। तो बताइएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल है यानी वैक्यूम में प्रकाश की चाल है जो कितनी है वह पूछ रहा है। तो यहाँ से आपका है जो 3 क्वेश्चन पूछता है, 3-4 क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। सबसे पहले तो पूछेगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है या फिर कितनी है। उसके बाद पूछेगा कि जल में प्रकाश की चाल कितनी है। उसके बाद पूछ सकता है कि कांच में प्रकाश की चाल है जो कितनी है, या फिर वायु में प्रकाश की चाल कितनी है, यह भी पूछ सकता है। तो आप लोग सभी जानते होंगे कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वह कितनी है। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वह 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। कितना है तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। लेकिन इसी को जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिखाएगा 3 × 10⁵ किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं, अभी ये आ जाएगा जो, अच्छा ये 5 में है तो ये किलोमीटर में ही रहेगा, किलोमीटर पर सेकंड इस तरह से। या फिर इसी को लिख सकते हैं 3 × 10⁻, किलोमीटर के जब मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 मीटर बराबर होता है कितना, तो 1 किलोमीटर होता है। तो 1 किलोमीटर के जब किलोमीटर में चेंज करेंगे तो कितना से, तो 1000 से गुना करना पड़ेगा। तो 3 पर यानी लाख जब रहेगा, 3 लाख में रहेगा तो 3 पर 5 जीरो होगा। वहीं जब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो मीटर में चेंज करें तो इस पर 3 जीरो और ऐड हो जाएगा, यानी 5 से कितना जीरो हो जाएगा, तो 5 से है जो 8 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यानी ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें 3 × 10⁵ में किलोमीटर होगा और 3 × 10⁸ में मीटर पर सेकंड होगा, या फिर 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होगा। यह जो होता है जो किसमें होता है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। किसमें, तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। चलिए धीरज कुमार, चलिए ये आपका हो गया निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखिएगा निर्वात के बाद पूछेगा वायु में, वायु में निर्वात के बाद आप लोग याद रखिएगा वायु में प्रकाश की चाल। तो वायु में प्रकाश की चाल है जो इससे थोड़ा सा कम होता है, यानी 2.99 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगा, या फिर इसको 2.99 लाख किलोमीटर पर सेकंड, लाख किलोमीटर पर सेकंड ये होता है जो किस में होता है, वायु में होता है। तो इसका जो आंसर जो सही कौन सा हो जाएगा, तो सही इसका है जो ए वाला सही हो जाएगा। सही इसका है जो ए वाला सही हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वहीं अगर जो बी वाला की बात करें कि 2.25 × 10⁸ मीटर किस में होगा, तो यह जो आपका है, यह जो आपका प्रकाश की चाल है वह जल में होगा, यानी पानी में होगा। किस में होगा, तो जल में होगा। वहीं 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो यह जो आपका होता है यह होता है कांच में। यह जो किस में होता है, कांच में होता है। कांच में होता है 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो ये भी आपका है जो कांच में ही होता है, यानी दोनों है जो सेम है, दोनों ये है जो क्या है, दोनों इक्वल है। ये 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड में है, तो एक आपका है जो 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड में है, तो दोनों आपका है जो सेम ही है। इस तरह से पूछेगा। दूसरा आपका जो पूछ सकता है, आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा कि ये जो सबसे अधिकतम पूछेगा कि सबसे अधिकतम प्रकाश की चाल किसमें होता है, तो सबसे ज्यादा होता है जो निर्वात में होता है। आप लोग याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो प्रकाश की चाल होता है वह आपका होता है जो निर्वात में होता है, वह आपका है जो निर्वात में होता है। सबसे ज्यादा जो प्रकाश की चाल है वह निर्वात में होता है।
सिमरन बोलिए क्या हेल्प कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, यह जो था कहाँ पर हम लोग थे, फर्स्ट क्वेश्चन पर ही थे। तो चलिए, इसमें आप लोग देखिएगा कि सबसे ज्यादा अगर जो दे दे कि सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किसमें होता है, तो सबसे ज्यादा होता है जो आपका निर्वात में होता है। किसमें होता है, तो ये जो सबसे ज्यादा होता है निर्वात में। इससे कम पूछे किसमें होता है, तो इससे थोड़ा सा कम होता है जो वायु में होता है। इससे कम, वायु से कम किसमें होता है, तो ये आपका होता है जो जल में यानी वाटर में होता है। और इससे कम किसमें होता है, तो इससे भी कम जो होता है जो किसमें होता है वह कांच में होता है। तो ये इसका हो गया सीक्वेंस में, ये हो गया, ये सीक्वेंस हो गया सबसे ज्यादा निर्वात में। उसके बाद फिर किसमें, तो उसके बाद होता है जो वायु में होता है। उससे कम किसमें, तो उससे कम होता है जो जल में होता है। और उससे कम किसमें, तो उससे कम होता है जो आपका कांच में होता है। अब बारी बारी से आप लोग ये जान लीजिए कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो इसका पीडीएफ बाबू आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इसका पीडीएफ है जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा इसी के नेम से। और नहीं तो अगर जो इसका पीडीएफ जो आप लोग को चाहिए, तो आपको व्हाट्सएप का जो चैनल है वह उसका लिंक तो भी लगता है डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है जो डलवा देंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर बात करें निर्वात में, तो निर्वात में एक बार फिर से हम लिख देते हैं। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है वह कितना होता है, तो 3 लाख, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। वहीं वायु में बात करें, तो वायु में जो प्रकाश की चाल है वह होता है 2.99 किलोमीटर पर सेकंड होता है। जल में बात करें तो जल में कितना होता है, तो जल में आपका होता है 2.25 किलोमीटर पर सेकंड होता है। कांच में कितना होता है, तो कांच में आपका होता है जो 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। ये हो जाएगा 2.2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ये है जो 2.2 लाख, ये लाख में हो जाएगा किलोमीटर पर सेकंड, ये किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसी को जब आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो आपका है, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका हो जाएगा, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में कितना हो जाएगा, तो 3 × 10⁸ पर सेकंड हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसको जब मीटर में चेंज करेंगे तो 2.99 गुना 10⁸ पर सेकंड हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। नहीं तो इसको इस तरह से भी लिखा हुआ रहेगा, आप लोग कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। 2.99 गुना 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड, इस तरह से भी लिखा हुआ रह सकता है। तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होइएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, तो यह आपका है जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, या फिर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, इसमें आप लोग देखिएगा, निम्नलिखित में किसमें प्रकाश का वेग अधिकतम होगा, बताइएगा। अभी इसमें हम आपको सीक्वेंस में बता दिए कि किसमें कम होगा किसमें अधिकतम होगा। तो बताइएगा कि निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की वेग है जो सबसे अधिकतम होगा यानी मैक्सिमम होगा। बताइएगा, निर्वात में, जल में, वायु में, या फिर कांच में होगा। बताइएगा किसमें होता है। तो अभी इसमें हम बताएं कि सबसे ज्यादा जो प्रकाश की चाल होता है वह किसमें होता है, तो यह होता है जो आपका वायु में होता है। किसमें, तो वायु में, यानी सॉरी, यह जो आपका होता है जो निर्वात में होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। किसमें, निर्वात में हो जाएगा।
चलिए, तो इसमें आप लोग देख रहे थे निम्नलिखित में किसमें प्रकाश का वेग है जो अधिकतम होगा। तो निर्वात में, अभी इसमें हम बताए थे कि निर्वात में जो प्रकाश का वेग है जो सबसे अधिकतम होगा, और कितना होता है निर्वात में, तो इसमें अभी बताएं कि इसमें होता है जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। और इससे जो कम होता है जो वायु में होता है, उससे भी कम जल में होता है। जल में अभी हम बताएं कि जल में जो प्रकाश की चाल होगा कितना होता है, 2.25 किलोमीटर पर सेकंड होता है। ये लाख हो जाएगा, 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकंड। वायु में कितना होता है, तो 2.99 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। कांच में कितना होता है, तो कांच में अभी हम बताएं कि कांच में जो होता है वह 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो सबसे ज्यादा किसमें होगा, तो निर्वात में होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए वाला है जो सही हो जाएगा। चलिए, 2 के बाद 3 नंबर। चलिए, इसमें आप लोग बताइएगा कि प्रकाश किरण गमन करती है। जल्दी से आप लोग बताइएगा कि प्रकाश किरण है जो गमन करती है। चलिए, आंसर जल्दी जल्दी फास्ट आना चाहिए कि प्रकाश किरण गमन करती है। प्रीतम का आ रहा है सी, आर के रोज यादव का आ रहा है ए। तो देखिए, प्रकाश किरण जो गमन करती है वह करती है सरल रेखा ने, यानी एक स्ट्रेट पाथ में गमन करती है। एक स्ट्रेट पाथ में इस तरह से गमन करती है प्रकाश किरण। आप लोग देखे होंगे जब रूम में या फिर कमरा में जब बंद रहता है, तो वहां पर जो किरण जो आता होगा, जो क्या आता है, तो एक स्ट्रेट लाइन में आता है। तो प्रकाश किरण गमन करती है किसमें, तो एक सरल रेखा में। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला है जो सही हो जाएगा। टेढ़ी रेखा में नहीं करेगा, किसी भी दिशा में नहीं करेगा, इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं। यानी ऑप्शन नंबर आपका ये वाला सही हो जाएगा। क्या करता है, तो एक सरल रेखा ने, यानी एक स्ट्रेट लाइन में गमन करता है। चलिए, 3 के बाद 4 नंबर। चलिए, 4 नंबर बताइएगा, प्रकाश किरणों के समूह को कहते हैं, बताइएगा प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं। जल्दी से आप लोग बताइएगा, प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं। प्रीतम का आ रहा है बी, किरण पुंज आ रहा है, राहुल यादव का आ रहा है बी। चलिए, तो इसमें हो जाएगा प्रकाश किरणों के जो समूह या फिर गुच्छों है उसको क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जो किरण पुंज कहा जाता है। क्या चीज कहा जाता है, किरण पुंज। आप लोग याद रखिएगा कि प्रकाश किरणों के गुच्छों या फिर समूह को क्या कहते हैं, तो किरण पुंज कहते हैं। और यह जो किरण पुंज होता है जो कितने प्रकार का होता है, तो किरण पुंज आपका होता है जो 3 प्रकार का होता है। पहला जो आपका हो जाएगा समानांतर प्रकाश किरण पुंज, समांतर प्रकाश किरण पुंज। दूसरा जो आपका होता है वह होता है अभिसारी, अभिसारी जिसको बोला जाता है कन्वर्जिंग। और तीसरा जो आपका होता है वह होता है अपसारी, अपसारी जिसको बोला जाता है डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग बीम देखिए, पहला पैरेलल बीम, दूसरा ये आपका हो जाएगा कन्वर्जिंग बीम, और तीसरा आपका है जो डाइवर्जिंग बीम हो जाएगा। समानांतर प्रकाश किरण होता है जो इस तरह से पैरेलल, यानी एक स्ट्रेट इस तरह से जाता है, एक स्ट्रेट पाथ में जाता है। अभिसारी किरण पुंज है जो क्या करता है, तो यह जो आपका है जो आती हुई जो किरण इस तरह से रहेगा, क्या करेगा, सिमट कर एक बिंदु पर कर देता है। यानी इसका डिफिनेशन में आप लोग याद रख सकते हैं कि सिकुड़ती हुई जो किरण है उसको क्या कहते हैं, तो सिकुड़ती हुई जो किरण है उसको बोला जाता है क्या चीज, तो अभिसारी किरण पुंज। यानी कन्वर्जिंग क्या कर रहा है, तो कन्वर्ज कर रहा है, यानी बहुत सा जो किरण उसको समेट के क्या कर देगा, तो छोटा एक पॉइंट में कर देगा, तो उसको कहेंगे अभिसारी। अपसारी किरण पुंज यानी फैलती हुई प्रकाश किरण को क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे अपसारी। अपसारी किरण पुंज यानी डाइवर्जिंग बीम इसको बोला जाता है। इसको बोलेंगे डाइवर्जिंग बीम, इसको कन्वर्जिंग, इसको बोला जाएगा पैरेलल बीम बोला जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन है जो पूछ सकता है। चलिए, दीपक कुमार आपको वेलकम है। न्यू स्टूडेंट जितने भी जुड़ रहे हैं सभी के वेलकम है। चलिए, उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 के बाद 5 नंबर। चलिए, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रदीप्त वस्तु नहीं है। निम्नलिखित में कौन है जो प्रदीप्त वस्तु नहीं है। प्रदीप्त का मतलब हो गया कि जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। तो ये है जो लाइट्स के आधार पर वस्तु को 2 भाग में बांटेंगे, एक होता है प्रदीप्त, एक होता है प्रदीप्त, या फिर इसको बोलते हैं क्या चीज, तो दीप्तिमान भी बोलते हैं। प्रदीप्त एक होता है अप्रदीप्त,
प्रदीप्त होता है, एक होता है जो अप्रदीप्त होता है, यानी दीप्तिमान इसको भी बोल सकते हैं प्रदीप्त को, तो इसको बोलेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, इसको बोलेंगे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है, यानी प्रदीप्त वस्तुएं क्या होगा, तो ये होगा जो वैसे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसको कहेंगे प्रदीप्त वस्तु, जैसे सन हो जाएगा, टॉर्च हो गया, या फिर ये मून हो गया, ये सब प्रकाश उत्सर्जन करते हैं, तारे हो गया, ये सब कौन सी वस्तु हो जाएगी, तो ये सब हो जाएगा जो आपका प्रदीप्त हो जाएगा। और अप्रदीप्त यानी प्रदीप्त नहीं है तो जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगा वह हो जाएगा जो अप्रदीप्त यानी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यही में कह रहा है कि नहीं है तो निगेटिव वाला चुनना है, तो सूर्य, सूर्य तो प्रकाश उत्सर्जित करता है तो ये नहीं होगा। ईंट, बताइएगा कि ईंट प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो बोलिएगा कि नहीं करता है, तो नहीं वाला का भाई नहीं हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी चल जाएगा। उसके बाद देखिएगा सी, टॉर्च है, ये प्रकाश उत्सर्जित करता है तो ये नहीं होगा। मोबाइल भी प्रकाश उत्सर्जित करता है तो ये भी नहीं होगा, जब इसे चलाएंगे तो यही प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो ये भी आपका है जो नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, तो बी चला जाएगा, बी फॉर बिहार बोर्ड। चलिए आगे, चलिए 5 के बाद 6 नंबर बताइएगा, 5 के बाद 6 नंबर बताइएगा। चलिएगा 6 नंबर है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, जल्दी से बताइएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, जल्दी से आप लोग बताइएगा कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। चलिए आ रहा है बी, बी ऑप्शन आ रहा है, धीरज कुमार का बी आ रहा है, काजल यादव का बी आ रहा है, राहुल यादव का बी आ रहा है, उसके बाद फिर एमडी साहिल का बी आ रहा है। चलिए तो बी है दो, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा प्रकाश का अपवर्तन पूछ दे या फिर प्रकाश का परावर्तन पूछ दे, क्या चीज, तो प्रकाश का अपवर्तन या फिर प्रकाश का परावर्तन पूछ दे, दोनों के कितने नियम है, तो ये दोनों जो है, जो दोनों के दो नियम है, कितने नियम है, तो दोनों के है जो दो नियम है, ये आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन के दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार जो एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है कि प्रकाश का परिवर्तन या फिर प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश का परिवर्तन या अपवर्तन के कितने नियम हो जाएगा, तो दो नियम हो जाएगा। तो आप लोग के सभी का सही आंसर आ रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बताइएगा कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। तो अभी हम बताएं कि प्रकाश का अपवर्तन पूछे या फिर प्रकाश का परावर्तन पूछे, दोनों के कितने नियम है, तो दोनों के जो नियम है जो कितने हैं, तो दो दो नियम है। तो बताइएगा कि इसका भी कितना नियम हो जाएगा, तो इसका भी है जो दो नियम हो जाएगा, इसका भी दो नियम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही, तो इसका भी ऑप्शन नंबर है जो बी वाला है जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला है जो सही हो जाएगा। चलिए धीरज कुमार का आ रहा है, धीरज लोहार का बी, राहुल यादव का आ रहा है बी, काजल यादव का भी आ रहा है बी, किए है यहाँ से पता भी नहीं चल रहा है। चलिए उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। चलिए 7 के बाद 8 नंबर देखिएगा। चलिए बताइएगा 8 नंबर का कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है, बताइएगा प्रकाश तरंग का निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण हो जाएगा। इसमें देखिएगा ध्वनि तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग या फिर परावैगनी तरंग, बताइएगा। बताइएगा कि प्रकाश तरंग के उदाहरण निम्नलिखित में कौन है। एमडी साहिल का आ रहा है ए, धीरज लोहार का आ रहा है ए, राहुल यादव का आ रहा है बी। तो इसमें देखिएगा कि प्रकाश तरंग का उदाहरण कौन सा होगा, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। आप लोग इसका डिफिनेशन में जानते होंगे कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो प्रकाश तरंग का उदाहरण हो जाएगा कौन, तो विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा। और यह किसने बोले थे, तो ये न्यूटन बाबा ने बोले थे कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। वहीं हाइगन ने बोला कि प्रकाश कणों के भांति भी व्यवहार करता है। चलिए उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन पर 8 के बाद 9 नंबर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, तेल लगा कागज होता है, बताइएगा तेल लगा जो कागज है वह होता है। एक बार आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अब टीचर अवेलेबल हो गए हैं जो कि आपका सब सब्जेक्ट की तैयारी करा देंगे। साइंस के भी टीचर हैं, उसके बाद फिर आपका जो है ये इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर दोनों के भी टीचर यहाँ पर अवेलेबल हो गए। और यहाँ पर जो आपका क्लास है वह बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के क्लासेस यहाँ पर चलेंगी। और आपका कम्पिटिटिव क्लासेस भी चलेगी, लेकिन कम्पिटिटिव क्लास का आपका जो चैनल है जो अब इस पर नहीं चलेगा, कोई और चैनल आपका कर दिया जाएगा।
तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि तेल लगा कागज होता है, तो इसमें बताइएगा पारदर्शक होगा, अपारदर्शक होगा या फिर पारभाषक होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। सबका आंसर आ रहा है राहुल यादव का, राहुल रॉय का आ रहा है सी, नीतीश यादव का आ रहा है सी, धीरज का आ रहा है, अच्छा धीरज कुमार, आपका नेम क्या है सर? मेरा नाम हनी है बाबू, मेरा नाम हनी कुमार है। चलिए साहिल का आ रहा था ये। तो इसमें थोड़ा सा आप लोग ये याद रखिएगा कि तेल लगा कागज होता है, तो इसमें आप लोग देखिएगा कि अगर जो ये कहेगा कि प्रकाश के गमन के आधार पर जो ऑब्जेक्ट होती है वह कितने प्रकार का होता है, तो प्रकाश के अगर जो गमन के पूछेगा कि प्रकाश के गमन के आधार पर, तो ये जो गमन के आधार पर होता है जो ऑब्जेक्ट 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तो ऑब्जेक्ट ये है जो 3 प्रकार का होता है। पहला आपका हो जाएगा पारदर्शक, पारदर्शक पहला जो आपका ऑब्जेक्ट है जो पारदर्शक, पारदर्शक का मतलब होता है क्या चीज? तो ये ट्रांसपेरेंट इसको बोलते हैं, क्या चीज बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शक हो जाएगा। दूसरा आपका होता है पारभाषक, पारभाषक दूसरा जो है वह पारभाषक हो जाएगा, जिसको बोलते हैं क्या चीज? तो इसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट यानी पारभाषक। और तीसरा जो आपका होता है वह ओपेक होता है, यानी जिसको बोला था अपारदर्शक, अपारदर्शक, अपारदर्शक जिसको ओपेक बोलते हैं। अब बारी बारी से ये जान लीजिए कि पारदर्शक है क्या। तो पारदर्शक क्या है? जैसी से दिख रहा है पारदर्शक, जिससे आमने सामने देख सकते हैं, यानी जिससे होकर, यानी जिस ऑब्जेक्ट से होकर प्रकाश आसानी से गमन कर सकते हैं उसको बोलते हैं पारदर्शक। और पारभाषक क्या है? पारभाषक यानी ट्रांसलूसेंट क्या है? यानी जिस ऑब्जेक्ट से प्रकाश तो गमन करती है लेकिन आंशिक रूप से, यानी कम मात्रा में जब प्रकाश गमन करेगी उसे बोलेंगे पारभाषक। और अपारदर्शक क्या है? तो जिससे होकर, यानी जिस ऑब्जेक्ट से होकर प्रकाश किरणें आर पर गमन नहीं कर सकती है या फिर जिससे होकर प्रकाश किरणें नहीं जा सकती है उसको बोलेंगे अपारदर्शक। तो यही यहाँ पर कह रहा था कि तेल लगा कागज होता है, तो तेल लगा कागज जब कागज में जब तेल लगाएंगे तो बताइएगा वह धुंधला हो जाता है, और धुंधला होगा पर उससे प्रकाश क्या? तो आंशिक मात्रा में जाता है, आंशिक मात्रा में जाएगा। तो यह किसका उदाहरण हो जाएगा? तो तेल लगा कागज है जो क्या हो जाएगा? पारभाषा का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका है जो सी हो जाएगा। अगर इसमें कहें कि पारदर्शक क्या है, तो पारदर्शक ने आपका कांच, कांच के आप लोग देखते हैं कांच से क्या है तो प्रकाश आसानी से गमन कर जाता है, तो ये हो जाएगा पारदर्शक। पारभाषक तेल लगा कागज हो गया पारभाषक, क्योंकि इसे आंशिक रूप से प्रकाश गमन करती है। अपारदर्शक, तो अपारदर्शक का एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे दीवार। अब बताइए दीवार से प्रकाश किरणें है जो आर पर होता है तो आर पर नहीं होती है, तो ये हो जाएगा अपारदर्शक, यानी अपारदर्शक जिससे प्रकाश किरणें गमन नहीं करती है। चलिए एमडी अमन, किस टाइम से क्लास चलता है? तो आपका जो क्लास है बाबू अभी ये इंग्लिश मीडियम के लिए शेड्यूल कर दिया गया है, सीबीएसई के लिए शेड्यूल कर दिया गया है, बिहार बोर्ड के लिए भी हम शेड्यूल कर देंगे। आप लोग बस एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के पास आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि जब बच्चे जब जुड़ने लगेंगे तब आपका यहाँ पर फ्री कोर्सेस लॉन्च हो जाएगा आपके लिए। तो इंग्लिश मीडियम के लिए जो क्लास है वह आपका है जो साइंस का 3:30 से स्टार्ट हो जाता है। 3:30 से आपको बायोलॉजी चलेगा, उसके बाद 3:30 के बाद आपका जो 4:30 है, यानी 4:30 बजे से आपका है जो 5:30 बजे तक, 5:30 या फिर 45 मिनट का क्लास चलता है 5:30 से, यानी 5:15 तक जो आपका है यह केमिस्ट्री का क्लासेस चलेगी। यहाँ केमिस्ट्री ये है जो बायो का क्लास चलेगी। उसके बाद जो आपका है ये 5:30 से जो क्लासेस है, यह जो आपका है वह ग्रामर और इंग्लिश लिटरेचर का क्लासेस चलती है, ये सीबीएसई का चलती है। और इसके बाद जो आपका जो मैथ का स्टार्ट हो जाएगा, तो आपका जो बिहार बोर्ड का जो क्लासेस है वह सुबह या फिर 7 बजे के बाद स्टार्ट हो सकती है। तो एक बार आप लोग इस क्लासेस को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 9 के बाद 10 नंबर,
चलिए, तो 10 नंबर आप लोग देखिएगा, समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, बताइएगा। समतल दर्पण द्वारा बना किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह होता है, थोड़ा सा हम हट जाते हैं, आपको ऑप्शन दिखेगा, बताइएगा। समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, बताइएगा कि बना प्रतिबिंब है जो कैसा होता है। छोटा होगा, बड़ा होगा, वस्तु के आकार का होगा या फिर वास्तविक होगा। तो सभी का आ रहा है कमेंट। परमेंद्र, चलिए सी सी आ रहा है, राहुल रॉय का आ रहा है सी, धीरज कुमार का आ रहा है सी, काजल यादव का आ रहा है सी, एमडी साहिल का आ रहा है डी। तो देखिए, समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का जो बना जो प्रतिबिंब होता है, एक समतल दर्पण जो घरों में जो यूज करते हैं, समतल दर्पण जिसको फेस मिरर कहते हैं, यानी फेस देखने में करते हैं, वही आपका समतल दर्पण है। इसका जो पृष्ठीय जो सतह होता है वह क्या होता है, प्लेन होता है, या फिर कह सकते हैं समतल होता है, इसी को समतल दर्पण कहते हैं। और इसमें जब आप लोग जब चेहरा देखते होंगे तो इसमें जो चेहरा जो दिखाता होगा वह आपके बराबर ही दिखाता होगा। यानी इसका ये गुण है, समतल दर्पण का ये गुण है, क्या करता है, तो वस्तु के बराबर, वस्तु वस्तु के बराबर क्या करता है, तो वस्तु के बराबर इसमें इमेज बनाता है। वस्तु के बराबर क्या करता है, इमेज बनाता है, यानी वस्तु के बराबर इमेज बनाता है। उसके बाद इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वह काल्पनिक रहता है, यानी इसमें जो प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है, वह वर्चुअल बनता है, काल्पनिक बनता है, यानी जिसे पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। इसमें जो इमेज बनेगा जो दर्पण के पीछे बनेगा, जितना दूर पर ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही दूर पर दर्पण के अंदर क्या बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा। उसके बाद याद रखिएगा कि इसमें पार्श्व परिवर्तन भी पाया जाता है, यानी बायां वाला हाथ दिखाई देगा जो दायां दिखाई देगा, और दायां वाला हाथ है जो क्या चीज बायां दिखाई देगा, यानी दायां वाला जो अखिया है ना वो बायां में दिखाई देगा, और बायां वाला अखिया जो क्या चीज में, तो दायां में दिखाई देगा। ये इसमें होता है, पार्श्व परिवर्तन की घटना पाया जाता है। और इसमें जो बनाता है वह वस्तु के आकार बराबर इमेज का आकार रहता है, यानी वस्तु के हाइट बराबर इमेज का हाइट, वस्तु के आकार बराबर इमेज का आकार हो जाएगा। जितना दूर पर वस्तु उतना ही दूर पर दर्पण के अंदर है जो क्या चीज, तो इसका इमेज बनेगा। तो यही इसमें कह रहा था, बड़ा छोटा या फिर वस्तु के आकार का बनेगा, तो इसमें जो बनता है वह वस्तु के आकार का बनता है, वास्तविक नहीं, क्या चीज बनता है, तो काल्पनिक बनता है। क्या चीज बनता है, काल्पनिक बनता है। काल्पनिक याद रखिएगा कि काल्पनिक बनता है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए प्रेमेंद्र कुमार, आप लोग फिक्स कीजिए कि आप लोग के टाइम क्लास का क्या होना चाहिए, बताइएगा, क्योंकि हमको और भी क्लासेस लेना रहता है, कॉम्पिटेटिव वाला भी। आप लोग टाइम तय कीजिए कि आप लोग का जो क्लासेस बिहार बोर्ड के जो चलेगी उसका टाइम क्या होना चाहिए। आप लोग बताइए कि इसका टाइम क्या होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही क्लासेस चलेगी। अभी जो आपका जो क्लासेस चल रहा है वह बिहार बोर्ड के चल रहा है। बिहार बोर्ड में आपका जो ऑब्जेक्टिव है वह साइंस से 40 नंबर के पूछता है, 40 नंबर का पूछता है, जिसमें आपका 80 क्वेश्चन यानी 80 क्वेश्चन रहता है। उसके लिए अभी आपको टेस्ट ये है जो चल रहा है, लेकिन यह जो टेस्ट है वह एनसीईआरटी लेवल के है, यानी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में भी यह है जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि एमवीवीआई जो क्वेश्चन जितना भी है जो यहाँ पर लिया गया है। यह शाम को 8 बजे से, शाम के 8 बजे, तो शाम के 7:30 बजे से क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। यानी बिहार बोर्ड का जो क्लासेस है वह शाम के 7:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका हो गया। अच्छा, ये नहीं क्वेश्चन हो गया, चलिए ये वाला बताइएगा कि निम्नलिखित में वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है, बताइएगा। निम्नलिखित में वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है कौन सा दर्पण, समतल, उत्तल, अवतल, या फिर इनमें से सही बताइएगा। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब इनमें से कौन सा मिरर है जो बनाता है, जल्दी से आप लोग बताइएगा कि कौन सा मिरर बनाता है। एमडी साहिल का आ रहा है बी, एमडी अमन का आ रहा है डी, राहुल रॉय का आ रहा है डी। तो इनमें से देखिएगा कि कह रहा है कि आभासी प्रतिबिंब, तो समतल दर्पण तो ये हमेशा आभासी बनाता है,
समतल दर्पण हमेशा क्या बनाता है, तो आभासी बनाता है। उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण भी क्या करता है, तो ये भी आभासी बनाता है। और अवतल दर्पण है, ये भी है जो आभासी और वास्तविक दोनों बनाता है, आभासी और वास्तविक दोनों बनाता है। तो इनमें से सभी जो दर्पण है, तीनों के तीनों जो दर्पण है, जो तीनों के तीनों का बनाएगा, तो तीनों के तीनों आभासी बनाएगा। तो इस प्रकार का आपका जो आंसर है वह डी वाला है जो सही हो जाएगा। डी वाला आपका सही हो जाएगा। जब थ्योरी वाला क्लास कराएंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा कि कौन सा दर्पण है जो किस तरह का जो प्रतिबिंब है वह बनाएगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। एक बार आप लोग खाली दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, दोस्तों को भी जब जोड़ दीजिए, उसके बाद जब क्लासेस में जब अधिक जब बच्चे रहेंगे तो पढ़ाने में भी मजा आएगा और आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। चलिए उसके बाद बताइएगा कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, जल्दी से आप लोग बताइएगा कि मोटर गाड़ी चालक के सामने लगा रहता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर उत्तल लेंस लगा रहता है। जल्दी से आप लोग बताइएगा कि कौन सा दर्पण है जो लगा रहता है। चलिए इसका आ रहा है बी ऑप्शन, वीरेंद्र कुमार चौहान का बी आ रहा है ऑप्शन, राहुल का आ रहा है बी ऑप्शन, परमेंद्र का आ रहा है डी, काजल यादव का आ रहा है, चलिए तो बी भी आ रहा है। तो एक बार आप लोग थोड़ा सा ये सोचिएगा कि मोटर गाड़ी चालक के सामने कैसा दर्पण लगा रहना चाहिए, रटंत नहीं, डायरेक्ट आप लोग केवल ये सोच लीजिए कि कैसा दर्पण मोटर गाड़ी चालक के सामने लगा हुआ रहेगा। तो बताइएगा जो चालक रहता है उसको क्या चीज देखना रहता है, तो पीछे वाला क्षेत्र देखना रहता है। अरे क्यों लगाएगा, गाड़ी मोटर में ये साइड मिरर के रूप में कोई भी आईना क्यों लगाएगा, क्योंकि उसे पीछे देखना है, और पीछे देखना है तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र में देखना है। तो बताइएगा कि एक बहुत बड़ा जो क्षेत्र है उसको एक छोटा सा क्षेत्र में कौन सा दर्पण दिखाएगा, तो छोटा प्रतिबिंब कौन बनाता है, तो जो छोटा जो प्रतिबिंब बनाता है वह कौन सा दर्पण बनाता है, तो वह दर्पण बनाता है जो उत्तल दर्पण बनाता है। तो बताइएगा कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र को एक छोटा सा क्षेत्र में दिखने के लिए कौन सा दर्पण का यूज करेंगे, तो वह यूज करेंगे हम उत्तल दर्पण का यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि यह दर्पण है जो एक बहुत बड़ा जो क्षेत्र है उसको एक छोटा सा क्षेत्र में क्या करता है, तो दिखा देता है। इसलिए हम लोग यूज करेंगे साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण। चेहरा देखने में समतल दर्पण, चेहरा देखने में समतल दर्पण। अवतल दर्पण का, तो अवतल दर्पण का जो यूज है वो बस सौर कुकर में, किसमें, सौर कुकर में, सौर कुकर में, सौर भट्ठी में, सौर क्या चीज में, सौर भट्ठी में। उसके बाद सेविंग मिरर में, उसके बाद सेविंग मिरर, मेकअप मिरर, ये सब में दंत जो चिकित्सक रहता है वह है जो कान नाक ये सब देखने के लिए क्या चीज, तो कान आंख नाक देखने के लिए अवतल दर्पण का यूज करता है। चलिए ये हो गया आपको नाई द्वारा भी सेविंग मिरर में यानी दाढ़ी बनाने में किसका, तो अवतल दर्पण के, और साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण के। उसके बाद इसका प्रयोग किया जाता है कार के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है कि यह है जो प्रकाश को क्या करता है, तो फैला देता है। चलिए उसके बाद 13 नंबर, अभी इसमें हम बताएं कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है, जल्दी से बताइएगा। अवतल उत्तल समतल कोई भी नहीं, जल्दी से बताइए कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है। साइंस का टाइम आज से ही दे दीजिए। आगे आप लोग ये प्रॉमिस कीजिए कि आप अपने दोस्तों के पास भी इस क्लास को शेयर करिएगा, ताकि और आपके दोस्त भी जुड़ें। क्योंकि यहाँ पर देखिए कम्पिटिटिव होने वाला नहीं है, यहाँ पर है कि जो जितना नंबर ला सकते हैं। कम्पिटिटिव वाला में क्या रहता है कि उसमें जो सीट रहता है वह लिमिट रहता है कि इतना ही उसमें से सिलेक्शन होगा। लेकिन ये बिहार बोर्ड, ये जो आपका जो स्कूल का जो बोर्ड एग्जाम होता है, इसमें सीट लिमिट नहीं रहता है। इसमें जो जितना है जो अंक ला सकता है, बस इसमें ये होता है कोई जिला टॉपर है, कोई डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, कोई टॉप 10 में आया है, कोई टॉप 100 में आया है, ये होता है। लेकिन इसमें होता है कि अधिक से अधिक आप लोग मार्किंग कर सकेंगे। तो आप लोग सभी अपने दोस्तों के भी जोड़िएगा, आप लोग सभी अपने दोस्तों के भी जोड़िएगा। तो ये है दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का यूज किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। तो आप सभी का आंसर आ रहा है ए, आप सभी का आंसर आ रहा है ए। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग सभी समझ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं।
चलिए 13 के बाद 14 नंबर बताइएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक होगा, काल्पनिक होगा, दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, जल्दी से आप लोग बताइए। आंसर आप लोग को फास्ट आना चाहिए। आप लोग साउंड भी देख लीजिएगा, साउंड क्लियर है या फिर नहीं है, साउंड क्लियर है या फिर नहीं है, एक बार आप लोग साउंड भी देख लीजिएगा, क्योंकि लगता है बैटरी भी डिस्चार्ज होने पर है। चलिए बताइएगा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, जल्दी से आप लोग बताइएगा। चलिए आ रहा है सी, वास्तविक और काल्पनिक दोनों होता है, लेकिन राहुल का आ रहा है बी। चलिए तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, धीरज का आ रहा है डी। यहाँ पर आप लोग हम अभी बताएं कि समतल दर्पण, तो समतल दर्पण जो इमेज बनाता है, जो क्या बनाता है, तो दर्पण के पीछे बनाता है। समतल दर्पण है जो इमेज बनाता है वह दर्पण के पीछे बनाता है। और जब किसी वस्तु का इमेज दर्पण के पीछे बने तो पीछे वाला का आप लोग पर्दा पर नहीं उतारिएगा, और जिसे पर्दा पर नहीं उतारिएगा उसको बोला जाता है काल्पनिक। क्या बोला जाता है? काल्पनिक या फिर आभासी प्रतिबिंब बोला जाता है। तो ये ऐसा आभासी कौन बनाता है? तो ऐसा आभासी बनाता है जो समतल दर्पण बनाता है, यानी समतल दर्पण द्वारा जो बना जो प्रतिबिंब रहता है, हमेशा क्या चीज रहता है? तो हमेशा काल्पनिक रहता है, हमेशा आभासी रहता है, क्योंकि उसके द्वारा जो बना प्रतिबिंब है उसे हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ये हमेशा क्या चीज बनाता है? तो हमेशा काल्पनिक बनाएगा। अगर जो वास्तविक की बात करें तो वास्तविक ये सब बनाता है, उत्तल अवतल ये सब वास्तविक बनाता है, क्योंकि इसके द्वारा जो बना जो प्रतिबिंब है उसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 15, हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है बताइएगा। हेडलाइट में कार या फिर गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उसमें किस दर्पण का यूज किया जाता है बताइएगा। किस दर्पण का यूज किया जाता है बताइएगा। तो यहाँ पर आप लोग सोच सकते हैं कि ये कार का हेडलाइट लोगो है, और यहाँ से जब लाइट मारता है तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र में क्या करता है? तो प्रकाशित कर देता है। यानी ये जो लाइट है जो इस तरह से देगा, देखिएगा कि ये लाइट है जो क्या करता है? तो इस तरह से फैला देता है, और जब फैलाने का मतलब है कि डाइवर्जिंग करता है। क्या करता है? तो लाइट को डाइवर्जिंग कर रहा है, इस तरह से अपसरित कर दे रहा है, इस तरह से अपसरित कर रहा है। तो अपसारी दर्पण किसको बोलते हैं? तो ये अवतल दर्पण को बोलते हैं। यानी कार के हेडलाइट में किस दर्पण का यूज होता है? तो ये होता है जो आपका अवतल दर्पण का यूज होता है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ये सी वाला है जो सही हो। चलिए सभी का सी आ रहा है, आप सभी का सी आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो सी वाला सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण का साइड मिरर का रूप में होता है, अवतल दर्पण के सौर भट्ठी में भी यूज होता है, क्योंकि ये क्या करता है? तो प्रकाश को फैला देता है। चलिए आगे देखिएगा, सोलर कुकर में किस दर्पण का यूज किया जाता है? ये सब क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। बताइएगा सौर कुकर में किस दर्पण का यूज किया जाता है? चलिए जल्दी से, समतल, उत्तल, अवतल, उत्तल लेंस बताइएगा। चलिए एमडी साहिल का आ रहा है डी, सी आ रहा है, सॉरी सी आ रहा है। उसके बाद कैप्टन का भी सी आ रहा है, राहुल रॉय का आ रहा है सी। चलिए बहुत बढ़िया, यानी सी में कौन सा है? तो सी में अवतल दर्पण है, सी में है जो अवतल दर्पण। याद रखिएगा अवतल दर्पण को डाइवर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। इसको क्या चीज बोला जाता है? तो इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोला जाता है, इसको कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है। कन्वर्जिंग का मतलब क्या चीज हो जाएगा? अभिसारी, इसको बोला जाएगा अभिसारी। अभी सारी दर्पण है, इसको बोला जाता है अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण, ये भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछ जाता है कि निम्नलिखित में किस मिरर को है जो अपसारी या अभिसारी दर्पण है जो बोला जाता है। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? तो सोलर कुकर के रूप में, सोलर कुकर में किस दर्पण का यूज करते हैं? तो अवतल दर्पण। सौर भट्ठी में किसका यूज करते हैं? तो अवतल दर्पण। चलिए आगे चलते हैं। चलिए डनियस किंग का आ रहा है ए ऑप्शन। 16 के बाद 17 बताइएगा, शेविंग मिरर या फिर मेकअप किट। मेकअप किट यानी जो नीपा पोती वाला जो किट रहता है, बताइएगा उसमें किस दर्पण का यूज किया जाता है? आप लोग बताइएगा। शेविंग मिरर यानी दाढ़ी बनाने में, या फिर जो नीपा पोती जो करने वाला यानी जो फेशियल करने वाला जो किट, फेशियल करने वाला जो किट में जो मिरर लगाया जाता है, बताइएगा
किस मिरर का यूज किया जाता है, जल्दी से आप लोग बताइएगा। चलिए सी ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है, वीरेंद्र कुमार चौहान का आ रहा है सी, काजल यादव का आ रहा है सी, कैप्टन का आ रहा है सी, एमडी साहिल का भी सी, दनिश का आ रहा है सी, एमडी अमन का आ रहा है सी। चलिए बहुत बढ़िया। तो सी कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्योंकि ये क्या करता है, तो ये फिगर है जो थोड़ा सा क्या दिखाता है, तो बड़ा दिखाता है, और जब बड़ा दिखाएगा तो थोड़ा सा देखने में भी तनिक सा अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो इसको सेविंग मिरर में यूज करा जाएगा, मेकअप किट में यूज किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 17 के बाद 18 नंबर। चलिए 18 नंबर वाला बताइएगा कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, बताइएगा किस दर्पण से हमेशा, हमेशा ऑलवेज कह रहा है कि ऑलवेज छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, बताइएगा। समतल, उत्तल, अवतल, कोई नहीं, जल्दी से आप लोग बताइएगा। समतल, उत्तल, अवतल या फिर कोई नहीं, जल्दी से आप लोग बताइए। चलिए डी आ रहा है, धीरज का आ रहा है डी, एमडी साहिल का, अच्छा ये पहले वाला 18 का बी आ रहा है। चलिए कैप्टन का आ रहा है बी। चलिए एक बार हम भी देख लेते हैं किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अगर जो समतल दर्पण के, ये ऑप्शन जो, अगर जो ए के बात करें, ऑप्शन ए जो देख रहे हैं, अगर जो इसका बात करें तो समतल दर्पण से वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह कैसा प्राप्त होता है, तो समतल दर्पण से जो वस्तु का जो प्रतिबिंब जो प्राप्त होता है क्या होता है, बराबर यानी इक्वल, बराबर प्राप्त होता है। क्या होता है, तो बराबर, यानी साइज ऑफ इमेज। अगर जो ये बात करें साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसमें जो होता है वह साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स बराबर साइज ऑफ इमेज। इसमें क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट का साइज बराबर होता है क्या चीज, तो इमेज का साइज। उत्तल में अगर जो बोले तो उत्तल में होता है जो क्या होता है, तो इसमें हमेशा छोटा होता है। क्या होता है, तो हमेशा छोटा होता है। और जब छोटा होता है तो इसीलिए तो इसको प्रयोग किया जाता है क्या चीज में, साइड मिरर के रूप में। क्योंकि क्या रहता है, तो ड्राइवर के एक बहुत बड़ा जो क्षेत्र क्षेत्र जो रहता है उसको क्या चीज, तो एक छोटा सा क्षेत्र में देखना रहता है, इसलिए इसका उपयोग करता है क्या चीज में, तो ये उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है साइड मिरर के रूप में। और ये है जो सबसे छोटा प्रतिबिंब है जो प्राप्त बनाता है, कौन सा, तो उत्तल दर्पण बनाता है। तो यही इसमें पूछा था किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो ये हो जाएगा अवतल, अवतल नहीं, उत्तल दर्पण। उसके बाद अवतल दर्पण से, तो अवतल दर्पण में बड़ा छोटा इससे सबरग्न बनता है। इससे हर एक स्थिति में हर एक तरह के है जो इसमें इमेज बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए 18 के बाद 19 नंबर, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, बताइएगा। ऐसा कौन सा दर्पण है जिससे, ऐसा कौन सा दर्पण है जिससे कह रहा है कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, बताइएगा। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, बताइएगा। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, समतल, अवतल, उत्तल, इनमें से कोई नहीं, जल्दी से आप लोग का ऑप्शन आना चाहिए। चलिए धनेश किंग स्टार का आ रहा है बी, कैप्टन का बी आ रहा है, धीरज का आ रहा है बी। चलिए तो अब आप लोग समझ गए कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण। यहाँ से अब चलिए एक बार आप लोग फिर से रिवीजन कर लीजिए इसको थोड़ा सा। समतल से बराबर, समतल का जैसे ही नाम आए तो समतल से क्या होता है, तो समतल से वस्तु का जितना साइज रहता है उतना ही क्या चीज, तो इसका इमेज का साइज इसमें बनाता है। जितना दूर पर वस्तु उतना ही दर्पण के पीछे उतना ही दूर पर क्या चीज बनेगा, इमेज बनेगा। अवतल दर्पण से क्या होता है, तो अवतल दर्पण से है जो वस्तु का जो साइज है, वस्तु का साइज है, जो इमेज का साइज जो बनेगा, जो वस्तु के साइज से क्या बनता है, तो बड़ा बनता है। वहीं उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण है जो क्या करता है, तो वस्तु के साइज से इमेज का जो साइज है जो छोटा बनता है। वस्तु के साइज से इमेज का जो साइज है जो छोटा बनता है, यानी ये छोटा, ये बड़ा, ये बराबर। समतल बराबर, अवतल बड़ा, उत्तल छोटा। चलिए आगे चलते हैं। कैप्टन, सभी को नाम जानना है, कल से अब इस पर चलिए। कैप्टन नाम क्या चीज है, सुरभि। अच्छा ठीक है, सुरभि से ही बोलेंगे।
चलिए सत्यम मिश्रा का आ रहा है बी। सुजीत कुमार कौन आ गया है? सुजीत कुमार बाबू रिमूव कर दिए जाओगे। कमेंट में अगर जो किसी बच्चा को अगर जो डिस्टर्ब होता है तो उसे रिमूव कर दिया जाएगा। हमें क्वांटिटी से नहीं, हमें क्वालिटी से मतलब है। एक बार फिर हम कह देते हैं, कम्पिटिटिव वाला को भी पढ़ाए हैं, उसमें भी आप सभी का रिजल्ट है जो सामने आया है, सबका रिजल्ट अच्छा आया। उसमें भी हम एक ही बात बोलते थे कि अगर जो हमको है जो क्वांटिटी से नहीं, हमको संख्या नहीं दिखाना है कि हम लाइव में इतने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, हमारे पास संख्या कम हो लेकिन क्वालिटी होना चाहिए। क्वालिटी होना चाहिए यानी जो नंबर है जो सबका अच्छा आना चाहिए। इसलिए कमेंट में अगर जो किसी को डिस्टर्ब करोगे तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा। चलिए, तो किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है बाबू? तो ये जो बनता है, जो किससे बनता है, वह अवतल दर्पण से बनता है, बराबर समतल से और छोटा उत्तल से। चलिए अगला पर चलते हैं। चलिए 19 के बाद 20 नंबर। जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, बताइएगा। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से यानी रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में जब प्रवेश करेगी तो मुड़ जाती है, बताइएगा कि किस ओर मुड़ेगी? अभिलंब की ओर मुड़ेगी या फिर अभिलंब से दूर भागेगी, बताइएगा। चलिए आंसर आ रहा है ए, किसी का आ रहा है बी। चलिए तो यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा मीडियम ही बना देते हैं इस तरह से। ये जो आपका मीडियम है, ये मीडियम में हम बना देते हैं, दो को यहाँ पर मीडियम ले लेते हैं, दो मीडियम बना देते हैं। ये एक आपका विरल माध्यम बना देते हैं, ये आपका है जो विरल माध्यम बना देते हैं, ये आपका है जो सघन माध्यम बना देते हैं। सघन विरल के मतलब थोड़ा सा आप लोग पहचानिएगा। विरल का मतलब हो गया कि जिसमें प्रकाश की जो चाल है वो जो सबसे अधिक प्रकाश का वेग या फिर जिसमें प्रकाश की चाल है जो अधिक है दूसरे माध्यम की अपेक्षा, तो वह माध्यम जो विरल है, और इसका जो दूसरा माध्यम होगा जिसमें प्रकाश की चाल कम होगा उसको कहेंगे सघन माध्यम। ये आप लोग याद कर लीजिए, विरल जिसमें प्रकाश की चाल अधिक, सघन जिसमें प्रकाश की चाल कम। अगर जो हम कहें कि निर्वात है एक वायु है, दोनों में सघन कौन है, विरल कौन है, बताइए। तो जल्दी से आप लोग का कमेंट आना चाहिए, जल्दी से आप लोग बताइए कि एक वायु दे रहे हैं और एक आपका निर्वात है, वैक्यूम है, बताइएगा दोनों में है जो विरल कौन होगा? जल्दी से आप लोग बताइए। तो इसमें देखिएगा कि आपका निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम है और वायु में प्रकाश की चाल निर्वात से थोड़ा सा कम है, यानी थोड़ा सा कम है। तो बताइएगा इसमें विरल कौन होगा? तो इसमें निर्वात है जो विरल हो जाएगा, वायु है जो क्या है, सघन हो जाएगा। लेकिन अब अगर जो हम ये बोले कि वायु और जल, वायु है और जल है, ये दोनों में सघन कौन होगा, विरल कौन होगा, बताइएगा। तो वायु और वाटर में विरल कौन होगा? तो इसमें देखिएगा कि वायु में प्रकाश की चाल ज्यादा होता है और ये जो जल है उसमें प्रकाश की चाल कम होता है। तो वायु यहाँ पर क्या चीज हो जाएगा, विरल हो जाएगा, और जल है जो क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये क्या है, ये वायु है, ये है जो आपका वायु हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं, यहाँ से थोड़ा सा हटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा डायग्राम हम बनाएंगे। तो यहाँ पर लेते हैं वायु के। चलिए ये आपका वायु है, ये सघन है जो क्या है, तो यहाँ पर हम जल ले लेते हैं, ये लेते हैं क्या चीज, तो जल ले लेते हैं। अब यहाँ पर एक नॉर्मल इस तरह से खींच देते हैं, ये आपका ये नॉर्मल है, थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा होगा, तो मान लीजिएगा कि ये सीधा ही है, ये सीधा ही है। अब बताइएगा कि वायु है, अब मान लीजिए कोई गिलास में क्या है, जल है। अब यहाँ से प्रकाश किरणें इस तरह से आ रहा है, तिरछी होकर जब प्रवेश करेगा तो ये सघन माध्यम में जैसे ही प्रवेश करेगा तो ये अभिलंब की ओर क्या करता है, मुड़ जाती है। अभिलंब की ओर क्या होती है, तो मुड़ जाती है प्रकाश किरणें। जब विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जब प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। लेकिन वहीं जब सघन से ये सघन अगर जो ले लेते हैं, ये सघन माध्यम है, और ये अगर जो विरल ले लेते हैं यानी ये डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम है, और यहाँ से जब इस तरह से प्रवेश करेगी तब ये इस तरह से दूर भाग जाएगी। यानी ये आपका नॉर्मल, ये अभिलंब है, ये विरल माध्यम, ये सघन माध्यम, तब अभिलंब से दूर। तो एक पॉइंट आप लोग को याद रखना है
कि जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रवेश करेगी तो मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। किस ओर? तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब सघन से विरल माध्यम में जब प्रवेश करेगी तब अभिलंब से दूर भाग जाएगी। ये आप लोग याद रखिएगा। इसमें यह भी बता दिए विरल किसको कहेंगे, सघन किसको कहेंगे। तो दो माध्यम की अपेक्षा जिसमें जिसमें प्रकाश की चाल अधिकतम उसको विरल, और जिसमें प्रकाश की चाल है जो कम है उसको बोलेंगे सघन माध्यम, यानी डेंसर मीडियम बोलेंगे। तो आई होप कि आप लोग है इसे समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए 21 नंबर बताइएगा कि जब प्रकाश की किरण हवा से जल में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, बताइएगा। जब प्रकाश की किरण हवा से, इसमें कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से जल में प्रवेश करेगी तो मुड़ जाएगी। जल्दी से आप लोग बताइएगा। चलिए सत्यम का आ रहा है बी, सत्यम का बी आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। परमेंद्र का आ रहा है, नहीं दिख रहा है आंसर। एमडी साहिल का बी है। धीरज का आ रहा है सी। थोड़ा खड़ा हो जाते हैं क्योंकि ब्लर कर रहा है, कैमरा ले नहीं रहा है सही से। चलिए तो आ रहा है बी, किसी का आ रहा है सी। तो यहाँ पर आप लोग ये देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि जब प्रकाश किरणें हवा से जल में प्रवेश करेगी तो हवा से जल, तो हवा में प्रकाश की चाल ज्यादा, जल में प्रकाश की जल में जो प्रकाश की चाल है वह कम है। तो हवा हो जाएगा जो क्या हो जाएगा, तो हवा यहाँ पर विरल माध्यम, और जल है जो क्या हो जाएगा, सघन माध्यम, सघन माध्यम हो जाएगा। तो बात तो वही हुआ ना कि जब प्रकाश किरणें विरल से सघन में प्रवेश कर रही है तो मुड़ जाएगी। तो ये किस ओर मुड़ेगी, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, यानी विरल से सघन में, ये विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, और जब ये सघन से विरल में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर भागेगी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। किस ओर, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। अगर जो थोड़ा सा हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर हम चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ पर हम जल लिख दे रहे हैं, यहाँ पर जल लिख दे रहे हैं, इस यहाँ से हवा हटा देते हैं, और यहाँ पर जल की जगह है जो हवा कर देते हैं, यहाँ पर हवा कर देते हैं। अब बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बताइए। तो अब कौन सा ऑप्शन सही होगा, दिख रहा है आप लोग कि नहीं दिख रहा है? थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, शायद नहीं यहाँ पर दिख रहा होगा। इसको हम जल बना देते हैं, इसको जल बना दिए, और इसको हम बना दिए हवा, इसको हम बना दिए हवा, जल हटा दिए, हवा हटा दिए। बताइए कि अब इसका ऑप्शन है जो कौन सा सही होगा, जल्दी से बताइएगा। चलिए दनीश किंग स्टार का आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, सत्यम मिश्रा का ये आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। सुरभि का ये आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। वीरेंद्र कुमार चौहान का भी आ रहा है ए। चलिए आप सभी को बहुत बढ़िया, आप लोग समझ गए। अब थोड़ा सा एक बार और थोड़ा चेंज अब इसको करेंगे, अब थोड़ा सा एक बार और चेंज करेंगे बस। अब यहाँ पर हम इसको है जो जल नहीं लेकर के, जल तो सही है, हवा न लेकर के, अब हम आपको यहाँ पर ले रहे हैं कांच, कांच का स्लैब भी आप लोग देख रहे होंगे। मान के चलिए कि कांच का हम स्लैब ले लेते हैं, यहाँ पर हम ले लिए क्या चीज, ये कांच, कांच का स्लैब है। बताइए जब प्रकाश की किरण हवा से नहीं जल से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। बताइएगा ये सब ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, जल्दी से बताइए। तो अब ऑप्शन कौन सा सही होगा, चलिए अब आ रहा है बी वाला ऑप्शन, दनिश किंग स्टार का। चलिए बहुत बढ़िया। एमडी साहिल का आ रहा है सी, अभिलंब के समानांतर नहीं होगा बाबू। ये भी बताएंगे कि अभिलंब के समानांतर कब जाता है, तो भी हम बता देंगे, ये भी बता देते हैं। चलिए एक और का आ रहा है, वीरेंद्र चौहान का आ रहा है बी। चलिए सुरभि का आ रहा है भी बी। तो यहाँ पर देखिएगा कि जब प्रकाश की किरण जल से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो जल यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जल में प्रकाश की चाल है जो कांच की अपेक्षा ज्यादा, तो जल आपका विरल, और कांच में प्रकाश की चाल है जो क्या होता है, कम होता है। जल में प्रकाश की चाल 2.25 लाख किलोमीटर पर घंटा, कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर पर घंटा। तो कांच वाला सघन, जल वाला विरल, और विरल से सघन में, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब कहिएगा कि बताइएगा कि अभिलंब की ओर या फिर अभिलंब से दूर कब नहीं मुड़ेगा, तो जब प्रकाश किरण जब नॉर्मल से होकर आएगा, इस तरह से जब नॉर्मल से होकर जब प्रकाश किरण आएगा तब इसमें कोई भी परिवर्तन, कोई भी चेंज नहीं पाया जाएगा, यानी ये प्रकाश किरण सीधा के सीधा निकल जाएगा, सीधा के सीधा निकल जाएगा, यानी कोई भी चेंजेस नहीं होगा, सीधा से
निकल जाएगा। जब नॉर्मल के आएगा पैरेलल, तब नॉर्मल का जब पैरेलल इस तरह से जब आएगा, इस तरह से पैरेलल, तो ये सीधा आ जाएगा, सीधा। लेकिन जैसे ही ये तिरछे होकर इस तरह से आएगा तो इधर मुड़ जाएगा, और इधर जब सघन रहे, इधर जब मिरर रहेगा, तब यह जो दूर भाग जाएगा। तो आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब चलते हैं 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन। चलिए 22 नंबर बताइएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आपका है, गोलीय दर्पण में फोक्सांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, बताइएगा। गोलीय दर्पण में फोक्सांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, जल्दी से आप लोग बताइएगा। चलिए सी आ रहा है ऑप्शन सभी का सी आ रहा है। तो सी में आपका एफ बराबर 2r। तो थोड़ा सा कहिएगा तो गोलीय दर्पण आगे बना देते हैं, आप लोग भी देख लीजिए। ये आपका है जो गोलीय दर्पण है, जिसका ये होता है केंद्र, और ये जो गोला का जो केंद्र होता है उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब हो गया क्या चीज, तो वक्रता केंद्र बोलेंगे, इसको वक्रता केंद्र बोलेंगे। और यहाँ से यहाँ के ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं, उसी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। ये वक्रता केंद्र, ये वक्रता त्रिज्या, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये इसका हो जाएगा पोल, ये ध्रुव हो जाएगा। और ये जो लाइन, ये वाला जो देख रहे हैं, ये हो जाएगा इसका प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको बोला जाता है मुख्य अक्ष बोला जाता है, ये मुख्य अक्ष। और यहाँ से यहाँ अगर जो इसको काट देते हैं तो इसको बोला जाएगा अपर्चर, इसको बोला जाएगा अपर्चर, जिसको आप लोग हिंदी में बोलते होंगे द्वारक, इसको बोला जाता है द्वारक। एक तरफ किसी को इस तरह से कोटिंग कर दीजिए तो यही बन जाएगा क्या चीज, यही बन जाएगा आपका दर्पण। ये दर्पण बनेगा, ये आपका पोल है, ये आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और इसके बीच में सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो देख रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के ठीक मध्य वाला जो बिंदु रहता है उसको बोला जाता है फोकस, इसको बोलेंगे फोकस, इसको बोलेंगे फोकस। तो यहाँ से यहाँ इसका डिस्टेंस एफ हो जाएगा, और ये टोटल डिस्टेंस जो कितना है, टोटल डिस्टेंस है जो आर है। तो टोटल डिस्टेंस जब आर है तो ये भी तो आपका एफ के बराबर है, दोनों का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस इक्वल है, ये वाला इक्वल है किसका, तो ये वाला इक्वल है इसका। तो ये भी एफ, ये भी एफ, तो आर बराबर हो जाएगा कितना, 2f हो जाएगा, यानी आर बराबर 2f हो जाएगा। या फिर एफ बराबर लिख सकते हैं, दो इधर है जो क्या चीज गुना में है, जो एक क्या चीज में चल जाएगा, तो एफ अपॉन ये हो जाएगा जो 2 हो जाएगा। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी गोलीय दर्पण के है जो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगनी होती है। पहला स्टेटमेंट, गोलीय दर्पण के जो वक्रता त्रिज्या है वह फोकस दूरी के दुगनी होती है। दूसरा में याद रखिएगा कि किसी गोलीय दर्पण की, ये एफ नहीं ये आर होगा, ये आर होगा। और दूसरा में याद रखिएगा कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी है वह वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी, या फिर गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी, दोनों एक ही बात है। तो ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि r बराबर 2f, तो r बराबर 2f भी होता है, r बराबर 2f भी होता है। दूसरा f बराबर r, ये तो नहीं होगा, f बराबर r, f बराबर r बटा 2, तो f बराबर r बटा 2 भी होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों सही हो जाएगा, ए और सी है जो दोनों सही हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अब चलिए, इसका जब थ्योरी वाला जब क्लास कराएंगे ना, तब आपका जितना भी कंफ्यूजन है सब दूर हो जाएगा, एक बार में आप लोग के दिमाग में हट जाएगा, और आपको फिर है जो एग्जाम तक नहीं भूलेगा। एकदम इसका गारंटी लेते हैं कि आपको एग्जाम तक नहीं भूलेगा, जब आपको समझा देंगे तब। चलिए तीसरा, आप लोग 23 के आप लोग देखिएगा कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, किसी वस्तु के प्रतिबिंब का प्रतिबिंब बनेगा, नहीं, बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये प्रतिबिंब यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे वस्तु का, दोनों तो एक ही है, बिंब या फिर वस्तु का, ये दोनों एक ही है, एक को हटा दीजिए। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये हट गया, बताइएगा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बताइएगा कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर, अनंत पर, या फिर ध्रुव पर, या फिर फोकस पर, जल्दी से बताइएगा। कोई कोई ऐसा भी होता है जो मिस प्रिंट हो जाता है या फिर डबल प्रिंट हो जाता है, तो यही है जो आपका डबल प्रिंट हो गया, यहाँ पर वस्तु या फिर यहाँ पर बिंब, कोई एक चीज रहना चाहिए था।
चलिए बताइएगा कि इसका आंसर है जो क्या होगा। चलिए डी वाला आ रहा है। चलिए लाडला का भी आ रहा है डी। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो डी डी ऑप्शन आ रहा है यानी फोकस पर। तो यहाँ पर देखिएगा कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब